फ्रेंड्स, यह चैनल रेलवे के ऊपर फुली डेडिकेटेड है, जहां पर मैं रेलवे की अपडेट्स और रेलवे की टेक्निकल बातों के साथ साथ रेलवे की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फुल्ली इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शरद एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल रेलग्राम। दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने आईसीएफ कोच के इंट्रोडक्शन और उसके कुछ बेसिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को डिटेल से जाना। और अगर आपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर से देख ले, ताकि इस वीडियो के रिलेटेड कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से ही क्लियर हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एलएचबी कोच के शॉर्ट प्रिसाइज इंट्रोडक्शन को देख उसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप पेशेंस, गेट रेडी एंड लेट्स एक्सप्लोर। दोस्तों, बात करें एलएचबी कोच के इंट्रोडक्शन की तो एलएचबी का पूरा नाम लिंके हॉफमैन बुश है, जो कि जर्मनी के एक रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर यानी रेलवे से रिलेटेड लोकोमोटिव्स और कोचेस जैसे प्रोडक्ट्स बनाने का कार्य करती है, जो कि ईयर 1994 से अब एल्स्टॉम, जिसका पूरा नाम एल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट डचलैंड है, जो कि दूसरी फ्रांस की एक रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसमें मर्ज होकर यानी उसका हिस्सा बनकर पूरी तरह से कार्य कर रही है, जिससे कि एलएचबी के कोचेस का नाम भी एलएचबी से बदलकर अब एल्स्टॉम एलएचबी GmbH हो गया है। बात करें एल्स्टॉम के वर्किंग एक्सपर्टीज़ की तो एल्स्टॉम AGV TGV जैसे 547.8 km/h और यूरोस्टार जैसे 300 km/h की टॉप हाई स्पीड हाईली एडवांस ट्रेन्स बनाने में अपनी एक्सपर्टीज़ यानी विशेषज्ञता रखती है। अगर हम बात करें एलएचबी कोच के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में तो आते हैं उसके सबसे फर्स्ट पॉइंट बॉडी मटेरियल पर। बात करें एलएचबी कोच की बॉडी की तो एलएचबी कोच की बॉडी को बनाने के लिए जो मेटल यूज़ किया जाता है वो है स्टेनलेस स्टील, जो कि वेट के मामले में हैवी होता है और हैवी होने के साथ साथ उसके नेचर के स्ट्रेंथ के मामले में स्ट्रॉन्ग भी होता है। सेकेंड पॉइंट है लेंथ ऑफ अ कोच। अगर एलएचबी कोच की खुद की लेंथ यानी लंबाई को देखें तो वो 23.54 मीटर तक की होती है, जो कि ज़्यादा है आईसीएफ कोच के कंपैरिजन में। थर्ड पॉइंट है लेंथ ऑफ अ कोच विथ कपलर्स। जी हाँ, एलएचबी कोचेस में CBC टाइप के कपलर्स यूज़ करने से दो डिफरेंट कोचेस के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए साइड बफर की ज़रूरत होती ही नहीं है। यदि हम एलएचबी कोच के दोनों एंड्स में लगे कपलर्स को अगर हम जोड़ कर देखें तो कोच की टोटल लंबाई 23.54 मीटर से बढ़कर 24 मीटर तक होती है। फोर्थ पॉइंट है हाइट ऑफ अ कोच। यदि हम एलएचबी कोच के हाइट यानी ऊंचाई को ट्रैक के लेवल से कोच के रूफ टॉप तक देखें तो वो भी लगभग सिमिलर ही होती है आईसीएफ कोच के कंपैरिजन में। फिफ्थ पॉइंट है विड्थ यानी चौड़ाई। एलएचबी कोच की चौड़ाई लगभग सिमिलर ही होती है आईसीएफ कोच के चौड़ाई के बराबर, जो कि 3.24 मीटर तक की होती है। सिक्स्थ पॉइंट है व्हील डायामीटर। एलएचबी कोच के बोगी में लगे न्यूली व्हील्स के डायमीटर को अगर हम देखें तो वो सिमिलर ही होता है आईसीएफ कोच के बोगी में लगे व्हील्स के, जिसका डायमीटर 915 मिलीमीटर का ही होता है। सेवेंथ पॉइंट है कंडेम व्हील डायमीटर। बात करें एलएचबी कोच के बोगी में लगे व्हील्स के कंडेम डायमीटर की तो वह 855 मिलीमीटर की होती है, जो कि कम है आईसीएफ कोच के बोगी में लगे व्हील्स के कंडेम व्हील डायमीटर के। 8th पॉइंट है बोगी वेट। बात करें एलएचबी कोच में यूज़ होने वाली बोगी की तो वह फियाट बोगी होती है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से कम्प्लीटली डिज़ाइंड होती है, जिसका पूरा नाम फैब्रिक इटालिना डे ऑटोमोबिल टोरिनो है। और इसकी अगर हम वेट को देखें तो वह 6.33 टन्स तक होती है, जो कि हैवी है एज कम्पेयर टू द आईसीएफ कन्वेंशनल बोगीज के। 9th पॉइंट है व्हील बेस। एलएचबी कोचेस के बोगी में लगे व्हील्स के व्हील बेस को अगर हम देखें तो वह 2560 मिलीमीटर का होता है, जो कि कम है एज कम्पेयर टू द आईसीएफ बोगी के व्हील बेस के। और व्हील बेस कम होने का एडवांटेज यह होता है कि इंडियन रेलवे के पीछे ट्रैक्स के कई सारे शार्प कर्व पर कोच ज़्यादा स्पीड के दौरान इजीली रन या कहे तो आराम से दौड़ाया जा सकता है एज कम्पेयर टू द आईसीएफ कोचेस के।
10th पॉइंट है एक्सेल बेयरिंग। एलएचबी कोच में यूज होने वाले बेयरिंग को टेपर रोलर बेयरिंग कहते हैं, जिसका यूज करने का एडवांटेज ये होता है कि यह बेयरिंग हैवी लोड को उठाने के साथ ही कोच से आ रहे एक्सेल के रोटरी मोशन के दौरान एट द कंडीशन ऑफ हाई स्पीड एंड मोशन एक्सेल पर इजीली लोड ट्रांसमिट करते हुए व्हील्स को स्मूथली रोटेट यानी घूमने में सक्षम बनाते हैं। इसके साथ ही मोर हीट रिडक्शन, मॉडरेट स्पीड लिमिट, नो लुब्रिकेंट अप्लाइड फील एंड लेस मेंटेनेंस और मोर ड्यूरेबिलिटी जैसे एडवांटेजेस से कंप्लीट होते हैं। 11th पॉइंट है ब्रेक टाइप। एलएचबी कोचेस के बोगी में भी सिमिलरली न्यूमेटिक ब्रेकिंग प्रोसेस यानी एयर प्रेशराइज्ड ब्रेकिंग प्रोसेस का ही यूज किया जाता है। बट एलएचबी बोगी में मैकेनिकल डिफरेंस यह है कि कन्वेंशनल और बीएमडीसी जैसे ओल्ड ब्रेकिंग मैकेनिज्म के जगह एलएचबी बोगी में डिस्क और डिस्क पैड्स, जिसे सरल भाषा में कहें तो डिस्क ब्रेक्स का यूज किया जाता है, जो कि क्विक एक्शन ब्रेकिंग टेक्निक है। जिसका एडवांटेज यह है कि जो आईसीएफ कोचेस अपने मैक्सिमम स्पीड में ब्रेक अप्लाई होने पर 1 से 1.5 किलोमीटर पर जाने पर रुकती थी, उसी जगह एलएचबी कोच अपने मैक्सिमम स्पीड पर ब्रेक अप्लाई होने पर 0.5 किलोमीटर पर ही जाकर रुकती है, जिससे कि समय की अधिक बचत होती है। 12th पॉइंट है नॉइस कैंसलेशन। एलएचबी कोच नॉइस कैंसलेशन के मामले में कम से कम 60 डेसिबल तक की नॉइस जनरेट करता है, मतलब 40% कम है आईसीएफ कोचेस के कंपैरिजन में, जो कि काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है कंफर्ट के मामले से अगर देखा जाए तो। 13 पॉइंट है सस्पेंशन। एलएचबी कोच के बोगी में भी आईसीएफ बोगी की तरह ही सिमिलर सस्पेंशन सिमिलर पर्पस के लिए ही यानी कार्य के लिए ही यूज किए जाते हैं, जिसे हम प्राइमरी सस्पेंशन और सेकेंडरी सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। बट एलएचबी कोचेस में अब सेकेंडरी सस्पेंशन में हेलिकल कॉइल स्प्रिंग को हटाकर और कुछ मॉडिफिकेशन कर एयरबैग सेकेंडरी सस्पेंशन का यूज किए जाने लगे हैं, जिसमें एयरबैग में स्पेसिफिक एयर प्रेशर फील कर उसे शॉक अब्जॉर्बर की तरह यूज किया जाता है, जो कि हेलिकल कॉइल स्प्रिंग के कंपैरिजन में कई ज़्यादा कंफर्ट कोच में बैठे पैसेंजर्स को प्रोवाइड करता है। 14th पॉइंट है डैम्पर। एलएचबी बोगी में डैम्पर के रूप में हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर यूज किए जाते हैं। एलएचबी बोगी में 4 तरह के डैम्पर यूज होते हैं। पहला है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, जो कि प्राइमरी सस्पेंशन के हेलिकल कॉइल स्प्रिंग के बाजू में लगा होता है, जो कि बोगी फ्रेम से एक्सेल बेयरिंग बॉक्स के बाजू से जुड़ा होता है, जिसका काम एक्सेल से शॉक को अब्जॉर्ब करते हुए प्राइमरी हेलिकल कॉइल स्प्रिंग को थोड़ा एक स्पेसिफिक लिमिट में नीचे की ओर कंप्रेस करके रखना होता है, ताकि एट द सिचुएशन ऑफ हाई स्पीड एंड मोशन प्राइमरी सस्पेंशन हेलिकल कॉइल स्प्रिंग अपने लिमिट के बाहर जाकर बाउंस या फिर उछले नहीं, और साथ ही कोच से आने वाला ज़्यादा भार स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस ना करते हुए बचाता है, जिससे स्प्रिंग टूटने का खतरा नहीं होता। दूसरा है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, जिसका काम सिमिलर ही होता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर की तरह ही, बस फर्क इतना होता है कि ये डैम्पर सेम फंक्शन सेकेंडरी हेलिकल कॉइल स्प्रिंग के लिए फंक्शन करते हैं। ये डैम्पर बोगी के एक लेफ्ट और एक राइट में होते हैं, जो कि बोगी बोल्स्टर से बोगी फ्रेम में जुड़े होते हैं। तीसरा है योर डैम्पर। योर डैम्पर हर बोगी में 2 होते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं। ये डैम्पर कोच के दोनों साइड से बोगी के साइड मिडल पर जुड़े होते हैं। इसका सिंपल सा काम इतना ही होता है कि कर्वेचर के दौरान घुमावदार ट्रैक्स पर बोगी को स्पीड में रन करते समय डैम्पर्स कर्व में डायरेक्शन चेंज करते समय हल्का सा लेफ्ट और राइट वाइब्रेट होने से रोकता है। साथ ही बोगी के अगेंस्ट उल्टी दिशा में कंप्रेस करने का भी काम करता है, उस सिचुएशन में जब बोगी एक लिमिट से ज़्यादा डिग्री के एंगल में लेफ्ट या राइट कर्व्स पर मूव हो रही हो, ताकि बोगी एट द सिचुएशन ऑफ हाई स्पीड एंड मोशन ट्रैक्स के पैरेलल अलाइन हो। चौथा है लैटरल डैम्पर। हर बोगी में एक लैटरल डैम्पर लगा होता है, बट यहाँ पर अच्छे से गौर करने की बात यह है कि हर कोच में 2 बोगी लगे होते हैं और हर बोगी में एक लैटरल डैम्पर लगा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि हर कोच के एक बोगी में
यदि लैटरल डैम्पर राइट साइड में लगा हुआ है तो दूसरे बोगी में लेफ्ट साइड में लैटरल डैम्पर लगा होगा, क्योंकि लैटरल डैम्पर का काम सिंपली कोच को लेफ्ट और राइट बाउंस होने से बचाना होता है, जो कि कोच के नीचे ट्रैक्शन सेंटर से बोगी के फ्रेम में लगा होता है। 15th पॉइंट है राइडिंग इंडेक्स। एलएचबी कोच के राइडिंग इंडेक्स यानी राइडिंग कंफर्ट लेवल को देखें तो वह 2.75 का होता है, जो कि ज़्यादा है आईसीएफ कोच के राइडिंग इंडेक्स कंफर्ट लेवल के कंपैरिजन में। 16 पॉइंट है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, जिसे शॉर्ट में WSP भी कहा जाता है। एलएचबी कोचेस के फिएट बोगी में इस तरह के WSP एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड सेफ्टी डिवाइसेस बोगी में लगे होते हैं, जो कि सेफ राइड प्रोवाइड करने के मामले में एलएचबी कोचेस को एक्सीडेंट जैसे सिचुएशन में बेहतर यानी वेल सिक्योर भी बनाते हैं। 17 पॉइंट है पावर आउटपुट। एलएचबी कोचेस के लिए पावर जनरेशन के लिए दो तरह की एडवांस टेक्निक का यूज किया जाता है। पहला है EOG सिस्टम, दूसरा है HOG सिस्टम। बात करें EOG सिस्टम की तो EOG का पूरा नाम एंड ऑन जनरेशन होता है। इस टेक्निक में पूरी ट्रेन के दोनों एंड्स पर जनरेटर कार, या जिसे हम कॉमनली जनरेटर कम ब्रेक वैन भी कहते हैं, यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर डीजल ऑपरेटेड जनरेटर लगे होते हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर 715 वोल्ट 3 फेज AC 50 हर्ट्ज की पावर जनरेट करते हैं, जो कि 750 वोल्ट के पावर फीडर, जो कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन केबल होते हैं, एक कोच से दूसरे कोच में ज्वाइंट होकर पावर को 715 वोल्ट 3 फेज AC 50 हर्ट्ज की सप्लाई कोच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बात करें HOG सिस्टम की तो HOG सिस्टम का पूरा नाम हेड ऑन जनरेशन होता है। इस टेक्निक में ट्रेन के सामने में लगे लोकोमोटिव यानी इंजन में 25 किलोवाट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि 1000 किलोवाट एम्पियर के इन्वर्टर का यूज करने के द्वारा सिंगल फेज AC सप्लाई को 715 वोल्ट 3 फेज AC 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर बाकी कोचेस में सिमिलरली लोकोमोटिव से 715 वोल्ट पावर फीडर्स के थ्रू हर कोच में 715 वोल्ट की पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। 18 पॉइंट है पावर इनपुट। एलएचबी कोचेस के हर कोचेस के नीचे 9 से 15 किलोवाट एम्पियर का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि पावर फीडर से मिलने वाली 715 वोल्ट 3 फेज AC को 515 वोल्ट 3 फेज AC में कन्वर्ट कर कोच के नीचे लगे बैटरीज को बैटरी चार्जर से कंटिन्यूसली चार्जिंग कर रेक्टिफायर कम रेगुलेटर से 110 वोल्ट DC कोच के अंदर रेगुलेट कर दी जाती है, जिससे कि लाइट्स, फैंस और चार्जिंग सॉकेट्स को पावर सप्लाई मिल सके। ये सारी बातें हो गई नॉन AC LHB कोचेस की। अब बात करें AC LHB कोचेस की तो AC LHB कोचेस के नीचे 15 किलो वोल्ट एम्पियर का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसके मदद से पावर को स्टेप डाउन कर 415 वोल्ट 3 फेज AC यूनिट्स को ऑपरेट करने के लिए और रेक्टिफायर कम रेगुलेटर की मदद से चार्ज बैटरी के थ्रू 110 वोल्ट DC लाइट्स और चार्जिंग सॉकेट्स के लिए पावर सप्लाई दी जाती है। यदि हम बात करें चार्जिंग सॉकेट्स के लिए मिलने वाली DC पावर की तो उसमें DC करंट फ्लो होने से लॉस ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा होता था। तो इस इशू को यानी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ इंडियन रेलवे ने अब कुछ न्यूली LHB कोचेस में कुछ मॉडिफिकेशन कर 2 नोस 100 किलोवाट एम्पियर का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कोच के नीचे में लगा। उसी ट्रांसफार्मर से मिलने वाली पावर से कोच के नीचे लगे बैटरी चार्जर से बैटरी को चार्ज कर उसी बैटरी से 110 से 119 वोल्ट AC सप्लाई चार्जिंग सॉकेट में मिलने का प्रोविज़न पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि मोर कंजप्शन ऑफ पावर एंड लॉस ऑफ एनर्जी कुछ हद तक कम हो जाएगी। 19 पॉइंट है कपलर टाइप। LHB कोचेस में CBC यानी सेंटर बफर कपलर का यूज़ किया जाता है, जिसका एडवांटेज ये होता है कि इस कपलिंग में दो डिफरेंट कोचेस के बीच में स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बफर की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही इस कपलर के होने के कारण डिरेलमेंट जैसी सिचुएशन में पीछे के कोच सामने के कोच के ऊपर फ्लिप नहीं होते।
यानी एक दूसरे के ऊपर न चढ़ किनारे की ओर सिर्फ खसक जाते हैं, जिससे कि ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं होता। 20th पॉइंट है इंटीरियर मटेरियल। एलएचबी कोच के इंटीरियर की बात करें तो रूफ, कंपार्टमेंट और फ्लोर जैसे चीज़ों के लिए लैमिनेटेड वुडन शीट और लैमिनेटेड पीवीसी और सीट्स बनाने के लिए रेक्सिन यानी विनाइल लैमिनेटेड फैब्रिक और कुशन जैसे चीज़ों का यूज़ किया जाता है। 21st पॉइंट है पैसेंजर ऑक्यूपाइज। यदि हम एलएचबी कोच के डिफरेंट वेरिएंट्स के कोच में पैसेंजर स्पेस अवेलेबिलिटी को देखें तो अनरिजर्व यानी जनरल कोच में 99 पैसेंजर्स, स्लीपर कोच में 80 पैसेंजर्स, थर्ड क्लास एसी में 72 पैसेंजर्स, सेकेंड क्लास एसी में 54 पैसेंजर्स और फर्स्ट क्लास एसी में 24 पैसेंजर्स के लिए स्पेस अवेलेबल होती है। 22nd पॉइंट है कोडल एज। एलएचबी कोच की मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करने की लिमिट 35 ईयर तक की होती है, जो 10 साल ज़्यादा है आईसीएफ कोच के कंपैरिजन में, जो कि एलएचबी कोचेस को ज़्यादा ड्यूरेबल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बताती है कॉस्ट के मामले से। 23rd पॉइंट है स्पीड कैपेसिटी। एलएचबी कोच मैक्सिमम 200 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड में ट्रैक्स पर रन करने की क्षमता यानी कैपेसिटी रखती है। 24th पॉइंट है परमिसिबल स्पीड। इंडियन रेलवेज के ट्रैक पर एलएचबी कोचेस को मैक्सिमम 180 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड पर सुरक्षित रूप से टेस्ट किया जा चुका है। फिलहाल ट्रैक्स के मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए एलएचबी कोच को मैक्सिमम 160 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड पर ही रन करने की परमिशन मिली हुई है, जैसे कि प्रेजेंट में गतिमान एक्सप्रेस। 25th पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एलएचबी कोच को बनाने में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की लागत यानी कॉस्ट पड़ती है। ये भी रिलाय यानी निर्भर करता है कि एलएचबी कोच के किस वेरिएंट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सपोज जनरल कोच, एसी, नॉन एसी, स्लीपर कोच, पेंट्री कार या फिर लगेज कार एक्सेट्रा। हालांकि एलएचबी कोच के जनरेटर कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगभग कम से कम 3 करोड़ की लागत यानी कॉस्ट लगती है। तो दोस्तों ये थे एलएचबी कोच के शॉर्ट प्रिसाइज इंट्रोडक्शन के साथ कुछ उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल्स। हालांकि दोस्तों ये वीडियो पहले ही बहुत लेंथी हो चुका है, तो फिलहाल इस टॉपिक को यहीं रोकते हुए इस टॉपिक के कंक्लूजन को इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने शेयर करूंगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सिर्फ दोनों कोचेस के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि कौन से कोच में ज़्यादा प्लस और कौन से कोच में सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। यदि कोई इस वीडियो रिलेटेड कोई डाउट हो तो ऊपर दिख रहे इंस्टा हैंडल या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के नोटिफिकेशन बटन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि इस तरह के रेलवे से जुड़ी मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें। इसी के साथ लेता हूँ मैं विदा। गॉड ब्लेस यू ऑल।